हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्टर डिज़ाइन स्टार्ट किया था। रिएक्टर डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग को परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करनी होती है रिएक्टर डिज़ाइन के लिए। रिएक्टर के लिए तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टर हैं। सभी रिएक्टर टाइप्स के लिए हम लोग परफॉर्मेंस, जो बेसिकली 3 टाइप्स के रिएक्टर हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बैच रिएक्टर होंगे, दूसरे कॉन्टिन्यूस टाइप के रिएक्टर होंगे। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स में 2 रिएक्टर्स होंगे, फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक है मिक्स फ्लो रिएक्टर और दूसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर। तो बेसिकली 3 टाइप के आइडियल रिएक्टर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में उनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो हम लोगों ने बैच रिएक्टर से स्टार्ट किया था, फर्दर स्टडी की थी बैच रिएक्टर की। तो बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सी सिचुएशन होंगी, उसमें कौन से रिएक्टर्स यूज़ किए जाएंगे और उनके एडवांटेजेस बेसिकली क्या हैं। तो बैच रिएक्टर के बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी, तो उसमें हम लोगों ने ये कंक्लूज़न पे पहुँचे थे कि कब हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होना होगा, मतलब छोटे स्केल पे प्रोडक्शन, कम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट की, तब हम लोग बैच रिएक्टर यूज़ करेंगे। कम क्वांटिटी मतलब 1 टन मिनिमम, मान लीजिए मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट तो एक मतलब मिनिमम क्वांटिटी होती है किसी भी प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए। मतलब अगर उससे कम आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, मतलब वो फाइनेंशियली या वायबल नहीं होगा। तो इसलिए मिनिमम मान लीजिए कि 1 टन्स पर डे से लेके 10 टन्स पर डे, मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है 10 टन्स पर डे तक अगर प्रोडक्शन हमें करना है, तब हम लोग बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं। उसकी एक ख़ासियत और थी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की खासियत थी कि हम लोग जब दूसरे प्रोडक्ट्स भी उसमें बना सकते हैं। सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए वो डिज़ाइन नहीं होता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हम लोग जो लिक्विड फेज रिएक्शंस हैं वही उसमें कराते हैं, गैस फेज रिएक्शंस यूजुअली नहीं कराते हैं बैच रिएक्टर में। और चौथी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी ये कि जब लॉन्ग रेसिडेंस टाइम चाहिए होगा हम लोग को, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है रिएक्ट होने में, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग बैच रिएक्टर में कंडक्ट कराएंगे। अब बैच रिएक्टर के बाद नेक्स्ट रिएक्टर पढ़ना है, और जो देखा था हम लोगों ने कि उसको बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन स्मॉल स्केल पे यूजुअली होती हैं प्रोडक्शन। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, और एग्रोकेमिकल बनाने में जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वगैरह हैं उसके भी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो बैच रिएक्टर के बाद नेक्स्ट हम लोग उसी कैटेगरी के और रिएक्टर है, सेमी बैच रिएक्टर बोलते हैं उसको। सेमी मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ बैच से मतलब मिलती जुलती होंगी, तभी सेमी बैच बोल रहे हैं, तो आधा बैच है। तो इसमें बेसिकली सेमी बैच में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम ही उसके डिज़ाइन फीचर्स होते हैं। मतलब जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह हम लोगों ने किए कि उसमें एक स्टेरर होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करने, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर लगाएंगे, आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होगा, फ्लो होगा रिएक्टेंट का, एक बार आप फ्लो करके उसमें बैच और प्लग, इसमें सेमी बैच में बस यही फ़र्क है कि बैच रिएक्टर में हम लोग रिएक्टेंट जो है ना एक बार में डाल देते थे, रिएक्टेंट डाल के उसके बाद फिर रिएक्शंस कराते थे, रिएक्शन फिर कंप्लीट होती थी तो हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते थे। लेकिन सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है कि किसी भी एक रिएक्टेंट को, मान लीजिए एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, बेसिकली एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तभी की बात की जा रही, उसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट को हम लोग इसमें डाल देते हैं, रिएक्टर में डाल देते हैं, और दूसरे रिएक्टेंट को कोई भी, मान लीजिए ए को कह दिया कि आपने पहले रिएक्टर में डाल दिया, फिर जो दूसरा रिएक्टेंट है बी को स्मॉल अमाउंट में डालते हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। कुछ टाइम में जैसे 10 मिनट में डाल रहे हैं कुछ क्वांटिटी, 10 लीटर डाल दिए, फिर अगले 10 मिनट में फिर 10 लीटर डाल दिए। एक नंबर मैं बोल रहा हूँ ये समझने के लिए कि कुछ टाइम इंटरवल में उनकी क्वांटिटीज़ को ऐड करते रहते हैं। उसके बाद जब क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं रिएक्टर को क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग अलाउ करेंगे रिएक्शन होना। जो भी रिएक्शन टाइम है 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी यूजुअली लॉन्ग रेसिडेंस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है इसको, तो फिर वो रिएक्शंस कंप्लीट होगी, फिर प्रोडक्ट हम लोग विड्रॉ कर लेंगे।
तो बेसिकली फ़र्क किसमें क्या आया, फ़र्क है बैच रिएक्टर और सेमी बैच रिएक्टर में। बैच रिएक्टर में हम रिएक्टेंट को एक साथ डाल देते हैं और उसके बाद रिएक्शन करा देते हैं, लेकिन बैच रिएक्टर में हम रिएक्टेंट को एक साथ नहीं डालते हैं, मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट को एक बार में डाल दिया पूरा और दूसरे रिएक्टेंट को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैच रिएक्टर हम लोग सेमी बैच रिएक्टर कब यूज़ होगा, मतलब ऐसा क्यों एक नया रिएक्टर डेवलप किया गया है, नया रिएक्टर हम लोग को के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो देखिए, अगर जैसे कोई रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती, मतलब आपने पूरा क्वांटिटी ए की एक साथ डाल दी और बी के साथ डाल दी और आपने रिएक्शन स्टार्ट करा दी और उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, मतलब आपका रिएक्टर के डैमेज होने के चांसेस हैं, मतलब हीट कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं आप। हीट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं आप, तो या तो जैकेट लगा देते हैं बाहर से, उसमें कूलिंग वाटर या हॉट वाटर जो जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर हीट निकल रही है रिएक्शन के बाद तो उसको कूल करना पड़ेगा, तो हम लोग कूलिंग वाटर सप्लाई कर देंगे। अगर हीट चाहिए रिएक्शन होने के लिए तो हम लोग हॉट वाटर सप्लाई कर देंगे, हॉट मीडियम सप्लाई कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि वाटर ही सप्लाई करें हमेशा। तो रिएक्शन की मतलब हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एक लिमिट हो, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर। भाई जो फ्लूइड यहाँ पे हम सर्कुलेट कर रहे हैं, कॉइल से सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी भी एक लिमिट है कूलिंग करने की। तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर अब हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो उसको ऐसे ही बचने का यही तरीका है कि एक रिएक्टेंट को हमने पूरा डाल दिया इसमें और दूसरे रिएक्टेंट को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में डाल रहे हैं, जिससे जो है ना रिएक्शन एट ए सडन बहुत ज़्यादा हीट नहीं रिलीज़ कर रही है। तो ऐसे ही रिएक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है, मतलब एडवांटेज विशेषताएँ क्या है अगर बात की जाए, तो इसमें हीट कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं। और ऐसे भी रिएक्शन जैसे जैसे हमने रिएक्टेंट दोनों मिला दिए तो साइड रिएक्शंस होने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होने लगे। तो हम लोग अगर दूसरा रिएक्टेंट को स्मॉलर क्वांटिटीज़ में डाल रहे हैं तो साइड रिएक्शंस कम हो पा रही हैं। तो दो बेसिक जो मेन एडवांटेज हैं इसके सेमी बैच रिएक्टर के, तो पहला है कि हीट कंट्रोल इसमें अच्छी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, तो गुड हीट कंट्रोल है। दूसरी गुड हीट कंट्रोल है, मतलब हम लोग इसको हायर टेम्परेचर की रिएक्शंस को भी इसका मतलब हम लोग करा सकते हैं। और दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी करा सकते हैं, हीट कंट्रोल है। तो और ये जो है ना साइड रिएक्शंस को क्या करता है, वो मिनिमाइज कर देता है। अब डिसएडवांटेज भी कुछ होंगे, तो डिसएडवांटेज जो आपके बैच रिएक्टर के थे सारे डिसएडवांटेज इसमें भी हैं। प्लस इसमें क्या है कि इसमें जो क्योंकि एक रिएक्टेंट को हम लोग डाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ पाइपिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंट्रोल्स वॉल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो डिसएडवांटेजेस आपके बैच रिएक्टर के थे कि उसमें क्या है कि हाई लेबर कॉस्ट आ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वही ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ लिक्विड फेज रिएक्शंस के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो वो जो लिमिटेशंस बैच रिएक्टर के साथ हैं वही सेमी बैच रिएक्टर के साथ हैं। एक एडिशनल जो लिमिटेशन इसमें है वो है कि क्योंकि हम लोग आपको रिएक्टेंट डालते हैं बाद में, एक बार में रिएक्टेंट डालना है तो ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आपको इंट्रिकेट पाइपिंग और वॉल्विंग, बेसिकली जो दूसरे कंटिन्यूअस रिएक्टेंट डाल रहे हैं उसके लिए हमें पाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह सेमी बैच रिएक्टर और बैच रिएक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिएक्टर्स की वो है कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर्स। कैसे रिएक्टर कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर्स बेसिकली क्या है कि ऐसे रिएक्टर्स जिसमें फीड भी लगातार इंटर होता रहता है आपका और प्रोडक्ट भी लगातार हम लोग निकालते रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर में क्या होगा कि फीड हम लोग डालते रहेंगे और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग आउटपुट लेते रहेंगे। तो जैसे अब उसमें कंटिन्यूअस रिएक्टर में भी कई क्लासिफिकेशंस हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, एक तो हो जाएगा आपका टैंक रिएक्टर। टैंक रिएक्टर सिमिलर बैच रिएक्टर के ही तरह है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हम लोग प्रोडक्ट को, फ़र्क क्या है इसमें, मतलब जो डिज़ाइन है बेसिकली ये क्या होता है कि सिलिंड्रिकल वेसल होता है, लेकिन इसमें डिज़ाइन में क्या फ़र्क आएगा कि इसमें हम लोग जो आपका फीड है
एक रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा तो अलग अलग आप वॉल्व और पाइप के थ्रू दिखा देंगे कि वॉल्व और पाइप के थ्रू आ रहा है। और प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यू जो है ना, ये आउटलेट है आपका, प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यूसली विड्रॉ करते रहते हैं। इसी तरह इस रिएक्टर में देखिए, ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट हम लोग कंटिन्यूसली डाल रहे होते हैं और प्रोडक्ट हम लोग विड्रॉ करते रहते हैं। ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, इसमें सिर्फ एक ट्यूब है, एक से ज़्यादा ट्यूब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें हमें ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर हमने स्मॉल लेंथ ले रखी है और कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो टाइम उतना ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, फिर ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 घुमा देंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो रिएक्टर शो कर रहा है, तो इस तरह इसके हम लोग कई वो बना देते हैं, इसी तरह घुमा देते हैं। तो इसका क्या होगा कि प्रोडक्ट, ये आपकी इसकी रिएक्टर की लेंथ जो है ना इंक्रीज़ हो गई, लेंथ इंक्रीज़ हो गई, तो बेसिकली क्या हुआ कि टाइम हम लोग ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं रिएक्शन होने के लिए। तो बेसिक अब कुछ इस टाइप के भी रिएक्टर हो सकते हैं जहाँ पे 1 से ज़्यादा आपकी ट्यूब्स हैं। तो ये जो है ना ट्यूबुलर रिएक्टर उसको बोलते हैं। तो इसमें मतलब ये हीट एक्सचेंजर आपने देखा होगा, एग्जैक्टली सेम होता है हीट एक्सचेंजर की तरह, बेसिकली हीट एक्सचेंजर ही है। तो इसमें क्या है, ट्यूब्स में जो हम लोग ये ट्यूब्स में रिएक्टेंट को फ्लो करके यूजुअली जो है ना कैटलिस्ट वगैरह ट्यूब में रखते हैं, और रिएक्शंस आपके रिएक्टेंट इसमें जाते हैं, ट्यूब के थ्रू पास करते हैं और प्रोडक्ट निकलता रहता है। और जब हीट जो कंट्रोल करनी है हीट वगैरह को, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हमें रिएक्शन के बाद हीट जनरेट हो रही है और हम लोग को हीट कंट्रोल करना है, तब हम लोग जो है ना शेल साइड में जो है हम लोग उसमें हीट कंट्रोल करना है, मतलब कूलिंग फ्लूइड या हॉट फ्लूइड जैसे भी रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो फ्लो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर है, मतलब यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस हीट का मतलब ये रिएक्टेंट आ रहे हैं, फीड आ रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और हम लोग प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इन इंडिविजुअल रिएक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब पहले कंटिन्यूस रिएक्टर में ये टैंक रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्यूब रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यूज़ कब करेंगे कंटिन्यूस रिएक्टर, ये जानना ज़रूरी है। बैच रिएक्टर हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, लिक्विड फेज रिएक्शन होंगी, और वहाँ पे लॉन्ग रेसिडेंस टाइम, मतलब हमें खूब ज़्यादा टाइम देना है रिएक्शन होने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस रिएक्टर में हम लोग जब हाई प्रोडक्शन रेट हमें चाहिए होगा, जैसे ग्रेटर देन 10 टन चाहिए हमें, 10 टन पर डे की अगर रिक्वायरमेंट है, 10 अप टू 10 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग बैच रिएक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन 10 टन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, 20 टन है, 30 टन है, तब हम लोग कॉन्टीन्यूस रिएक्टर्स यूज़ करेंगे। और इसमें जो है ना रिएक्शन का जो टाइम होता है, रेसिडेंस टाइम होता है, मतलब जितनी देर रिएक्टर के अंदर रहता है उसी को रेसिडेंस टाइम कहते हैं हम लोग, या रिएक्शन टाइम बोल दीजिए। तो इसमें शॉर्ट रिएक्शन टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली जिसमें कम रिएक्शन टाइम हो उसके लिए ये सब यूज़ करते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट खासियत क्या है कि इसमें हम लोग को ऑटोमेशन, क्योंकि जो है ना कंटिन्यूअस आपका रिएक्टेंट इन हो रहा है, प्रोडक्ट आउट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हम लोग को ऑटोमेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, इसमें मैनुअल वर्क बहुत ही कम होता है, तो फुली ऑटोमेटिक होता है। उसके साथ इसकी खासियत क्या है कि ये जो है प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इसकी कम आ जाती है, क्योंकि लार्ज स्केल बेसिकली हम लोग ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है इसकी कम होती है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन टाइप के रिएक्टर्स में, जो फ्लो रिएक्टर्स हैं, उसमें हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्यों, लेकिन जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी जो है कम होती है। तो दो चीज़ें, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेशन चाहिए बेसिकली पूरे प्रोसेस के लिए, तो इसलिए आपको कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो आपको साइज़ वगैरह सबका ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, जो शुरुआती दौर में हम लोग इसमें पैसे लगाएंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, मतलब ऑपरेट करने की कॉस्ट आएगी, मतलब
आप अगर पर यूनिट प्रोडक्ट की बात करें, उसकी जो कॉस्ट होगी वो इस बैच रिएक्टर से कम होगी। मतलब अगर 1 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, तो इसमें कॉस्ट कंटिन्यूस रिएक्टर में हमारी कम आएगी इन कंपैरिजन टू बैच रिएक्टर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई जनरल, ये जो कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स होंगे। मतलब एक पार्टिकुलरली हम टैंक रिएक्टर या इसके प्लग के रिएक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल जो रिएक्टर्स होंगे जिसमें कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, मतलब फ्लो फीड आ रहा होगा, आउटपुट जा रहा होगा, तो उसमें मतलब हम लोग यूज़ कब करेंगे, जब हाई प्रोडक्शन रेट हमें चाहिए होगा, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करना है हमें, और शॉर्ट रेसिडेंस टाइम चाहिए होगा। दूसरी कंडीशन है कि रिएक्शन टाइम कम हो, तब भी हम लोग यूज़ करते हैं इसी को। और दूसरी और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इसमें ऑटोमेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इनिशियल कॉस्ट जो है उसकी, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट क्यों ज़्यादा होगी, बेसिकली हम लोग बड़े हर चीज़, क्योंकि ज़्यादा हमें आउटपुट चाहिए तो साइज़ हम लोग को बड़ा रखना पड़ता है, फिर ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो ये कंटिन्यूस रिएक्टर के बारे में था। अब हम लोग जो है इंडिविजुअल इसके टैंक रिएक्टर और ये जो ट्यूब रिएक्टर हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो टैंक रिएक्टर, जो ये टैंक रिएक्टर बैच रिएक्टर के ही टाइप का है, तो बेसिकली ये क्या होता है, वर्टिकल सिलेंडर होता है। मतलब सिलेंडर है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल बेसिकली नहीं यूज़ करते इसको, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ये सिलेंडर है बेसिकली, और कोई फ़र्क नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का रिएक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये कॉमन टाइप का रिएक्टर है। और हीट और हीट ट्रांसफ़र करना है तो सेम जैसे हम लोग बैच रिएक्टर में हीट ट्रांसफ़र करते थे, क्या करते थे, जैकेट लगा देते थे, यहाँ पे जैकेट लगा देंगे, और उसके बाद फिर कूलिंग या हॉट फ्लूइड जैसे भी हमें रिएक्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जैसे मतलब टेम्परेचर जैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है वैसे फ्लूइड हम लोग यहाँ पे सर्कुलेट कर देंगे। कूलिंग कॉयल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कॉइल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉट करने के लिए, हीट करने के लिए, कूलिंग करने के लिए। तो बेसिकली डिज़ाइन किस तरह है, बैच रिएक्टर की फ़र्क क्या है, इसमें कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बैच में या कंटिन्यूस दोनों भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो टैंक होते हैं ना, बेसिकली टैंक रिएक्टर तो वो भी था, बैच रिएक्टर जो था वो भी टैंक ही था। तो इसलिए अगर हम बात करें तो अगर टैंक रिएक्टर की, तो कंटिन्यूस मोड में भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर हो जाएगा। और जब हम लोग को बैच मोड में ऑपरेट करना होगा तो बैच रिएक्टर हो जाएगा। तो अब एक जो नेक्स्ट टर्म आता है वो कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर आता है। ये कंटिन्यूस रिएक्टर ये भी है, इसमें एक कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, तो CSTR मतलब कंटिन्यूसली स्टीयरिंग उसमें प्रोवाइड करती रहते हैं हम लोग, और फ्लो भी होती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर की बात करते हैं तो हम लोग स्टीयरिंग करते रहते हैं ना, तो मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होती रहती है। मिक्सिंग अगर जैसे प्रॉपर हो रही है ना, तो जैसे कंसंट्रेशन की बात करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो हर जगह, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बात करोगे कंसंट्रेशन की, T = 10 मिनट्स पे कंसंट्रेशन कैसी है, तो कंसंट्रेशन पूरे रिएक्शन मिक्सचर जो है ना उसमें हर जगह कंसंट्रेशन सेम होती है। ये मतलब कंटिन्यूस रिएक्टर की खासियत होती है, ये कंटिन्यूस स्टिर टैंक रिएक्टर की CSTR, जहाँ पे स्टीयरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये ट्यूबलर रिएक्टर है, तो ट्यूबलर रिएक्टर में हम लोग स्टीयरिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो CSTR या मिक्स फ्लो रिएक्टर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, MFR, ये CSTR बोलिए या MFR बोलिए, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर भी इसको हम लोग कहते हैं। तो मिक्स फ्लो रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अपने फीड इंटर किया, फीड और प्रोडक्ट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसकी खासियत क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो रिएक्शन मिक्सचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सेम होगी। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट की टेम्परेचर सेम होगा, और कंसंट्रेशन यहाँ जितना यहाँ थी वही इतना यही होगी। अब कुछ बाद आप देखोगे, 10 मिनट बाद देखोगे तो कंसंट्रेशन यहाँ की चेंज हो गई होगी, यहाँ की चेंज होगी कि नई कंसंट्रेशन हो गई होगी, यहाँ की भी चेंज होकर नई कंसंट्रेशन हो गई होगी। लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी, जो यहाँ वाली कंसंट्रेशन होगी, वही यहाँ की कंसंट्रेशन होगी। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो CSTR होंगे या मिक्स फ्लो रिएक्टर्स होंगे, उसमें जो कंसंट्रेशन
यूनिफॉर्म होगी। पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो हर जगह यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है और यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो कंसंट्रेशन जो है ना एजिटेशन, इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, तो जिससे कंसंट्रेशन हर पॉइंट पे, और टेम्परेचर भी हर जगह का सेम होता है। वो सेम होने की रीज़न वही है जो हम लोगों ने बैच रिएक्टर में पढ़ाया था कि क्योंकि जो परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखेंगे और काइनेटिक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म आता है, तो कंसंट्रेशन किस पॉइंट का लेंगे वो हमें कन्फ्यूज़न रहेगा ना, तो इसलिए हर जगह की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो किसी भी जगह की कंसंट्रेशन ले लेंगे। लेकिन हम लोग जो मिक्स फ्लो रिएक्टर में बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बेसिकली जो आउटपुट जो हम लोग लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उसकी बात करते हैं। जो बात हम लोग जो स्टडी करते हैं बेसिकली जो आउटपुट आता है हम लोग का, उस कंसंट्रेशन की बात करते हैं। एक इनपुट डालते हैं तो उसमें हमें कंसंट्रेशन मालूम होगी रिएक्टेंट की क्या है, जो आउटपुट हम लोग निकालते हैं तो उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन, क्योंकि अंदर हर जगह कंसंट्रेशन बाकी हर वक्त मतलब वेरी करती रहती है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो जब बाहर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो फिर उसका एनालाइज करते हैं कि इसमें इस वक्त कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, प्रोडक्ट की क्या है। तो इसमें कंटिन्यूअस इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है। और जो इसको जो है ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, जो नॉर्मली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं स्टेडी स्टेट पे करते हैं। जो बैच रिएक्टर होता था वो अनस्टेडी स्टेट होता था। स्टेडी स्टेट का मतलब बेसिकली जो कंसंट्रेशन चेंज है वो टाइम के साथ नहीं हो रही है, मतलब बेसिकली हम लोग मिक्स फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं ना इसमें, तो जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हुई, कंसंट्रेशन कम हुई तो फिर हम लोग फ्लूइड मतलब वो कर देते हैं। तो टाइम के साथ अगर हम लोग देखेंगे ना तो कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की चेंज नहीं होती, तो उसी को कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो होती है। तो नॉर्मली इसको हम लोग स्टेडी स्टेट में, मतलब जैसे रिएक्टेंट हमने डाला तुरंत स्टेडी स्टेट नहीं ऑब्टेंड हो जाएगा ना, कुछ रिएक्शंस होंगी, कुछ टाइम के बाद जो है ना स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं भाई, कुछ इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या हमें इससे एडवांटेजेस मिलेगा? तो एडवांटेज क्या है कि इसमें मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होगी। तो मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग इसमें करा सकते हैं। जो मतलब हायर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जिसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही, तो वो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस हम लोग इसमें करा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल ज़्यादा है, मिक्सिंग हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। और इनका जो है कंसंट्रेशन सिंपल होता है, जैसे बैच रिएक्टर का कंसंट्रेशन है वैसे इसका कंसंट्रेशन है। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से मटेरियल, तो इसलिए क्या होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी लो हो जाएगी। और क्या खासियत हो सकती है कि क्योंकि बैच रिएक्टर टाइप का ही रिएक्टर है तो इसमें जो हम लोग रिएक्टेंट डालते हैं तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हम लोग, मतलब लार्जर रिएक्शन टाइम जैसा है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें डालते हैं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इजीली कुछ डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे इसमें मिक्स होता है ना तुरंत कंसंट्रेशन उसकी सारी मिक्स होके सेम हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन हर पॉइंट पे। जैसे हमने भाई यहाँ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे कुछ कंज्यूम हो रहा होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, लेकिन जैसे ही हमने मिक्स किया इसमें तो पूरे, क्योंकि मिक्स किया तो फ्रेश आपका रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा होगी, तो मिक्सिंग होने के बाद फिर तुरंत जो है ना कंसंट्रेशन हम लोग कहते हैं कि हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन सेम हो गई। तो ये इसमें एक खासियत होती है, इसकी एक विशेषता है कि कंसंट्रेशन हर एक पॉइंट पे सेम होती है। तो हम लोग इसमें क्या क्या मतलब विशेषताएं हो गई कि टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा है और सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इनका कंस्ट्रक्शन में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है और इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी होती है और लॉन्ग रेसिडेंस टाइम भी के लिए अगर रिएक्शन करानी है तो हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शंस करा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा, ऑब्वियसली बात है, एडवांटेज अगर किसी चीज़ का है तो चांसेस हैं कि उसका डिसएडवांटेज भी कुछ हों। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्ज़न जो है कम होता है, मतलब जैसे 100 मोल्स हमने डाले तो अगर बैच रिएक्टर में या दूसरा ट्यूबलर रिएक्टर की बात करें उसमें 90 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें 90 मोल से कम कन्वर्ट होंगे। तो कन्वर्ज़न क्या है इस प्रोसेस में कम होता है और जो हाई प्रेशर रिएक्शंस अगर हैं तो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है।
बहुत हाई प्रेशर रिएक्शंस इसमें नहीं करा सकते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम ये है, जैसे ये टैंक रिएक्टर है और ये मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको रेक्टेंगुलर टाइप का बना दिया है। अगर ये रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक है तो मिक्सिंग में क्या होता है कि चैनलिंग हो जाती है। बेसिकली जो बॉटम्स पे हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम लोग आइडियल कंडीशन मांगते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट मान लीजिए आपका आया और मान लीजिए कि हम लोग का अगर ये रिएक्टर का डिज़ाइन इस तरह है, हम लोग इस तरह का रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है और कुछ ऐसी पोजीशन पे, क्योंकि आप यहाँ पे अपने मिक्सर लगा रखा है तो यहाँ पे तो प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल आके रह गया तो पता नहीं कब तक रुका रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें जो है ना चैनलिंग हो जाती है और उसके बाद फिर किसी पॉइंट पे जो है ना मिक्सिंग नहीं हो पाते। यहाँ पे तो रेसिडेंस टाइम की जब बात करें, जो मतलब हर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे अपना टाइम इंटरवल कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, वो डिफरेंट होता है हर पार्टिकल के लिए। पता चला जैसे आपका एक रिएक्टेंट आया, यहाँ पर रिएक्शन हुई, तुरंत वो बाहर आ गया। और कुछ रिएक्टेंट जो हैं, जैसे आपने रिएक्टेंट डाला, मतलब इसमें रिएक्शन हुई, आके यहाँ पे बैठ गया वो कॉर्नर पे, तो अब ये यहीं पे बैठा रहेगा, पता नहीं कब तक, मतलब बहुत टाइम तक हो सकता है बैठा रहे। तो फिर हर एक जो पार्टिकल है, जैसे कुछ पार्टिकल है आपने, जैसे मॉलिक्यूल है, ये डाला तुरंत निकल गया, 1 सेकेंड में निकल गया। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपने डाला, रिएक्शन हुई, इधर चले गए, घूमते घूमते आए, ये 5 सेकेंड बाद आए। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो पता चला कि 1 घंटे बाद निकल रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल हैं कि जब आपने रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब निकलते हैं। तो इसमें जो हर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल का जो रेसिडेंस टाइम होगा, क्या चीज़, रेसिडेंस टाइम, मतलब जो इसके अंदर रुक रहे हैं, वो डिफरेंट होगा हर एक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हर एक मॉलिक्यूल का रेसिडेंस टाइम डिफरेंट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम, मतलब डिसएडवांटेजेस में इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो चैनलिंग हो जाती है, या क्योंकि प्रॉपर एजिटेशन नहीं हो पाता ना हर एक पॉइंट पे, तो मतलब आप मतलब इसमें एक से ज़्यादा भी मिक्सर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो लगाते भी हैं बेसिकली, ऐसे ही होती है अपना, तो एक से ज़्यादा मिक्सर ऐसे लगा देते हैं या दूसरा तरीके से करके मिक्सर लगा देते हैं हम लोग। तो एक से ज़्यादा मिक्सर यूज़ करते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन यही है ना कि इस टाइप का अगर रिएक्टर है रेक्टेंगुलर टाइप का, तो यहाँ पे जो आके जो प्रोडक्ट रुक जाता है, तो फिर उसकी मिक्सिंग जो है ना वो फिर मिक्स नहीं होता ईजिली। तो उसकी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें वो मिक्सिंग पे नहीं होता है। तो इसलिए हर एक पार्टिकल का जो है रेसिडेंस टाइम वो डिफरेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, टैंक रिएक्टर के या मिक्स फ्लो रिएक्टर के। तो यूज़ कब हम लोग करेंगे, जब लार्ज वॉल्यूम हमें चाहिए होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल हमें करना है। और कब यूज़ करेंगे, जब हम रेसिडेंस टाइम, मतलब रिएक्शन टाइम कम है, मतलब शॉर्ट रिएक्शन टाइम है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसका क्या था कि ये स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट करता है यूजुअली। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जो नेक्स्ट टाइप का रिएक्टर है वो, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये वाला रिएक्टर है, ये ट्यूबुलर रिएक्टर है आपका। तो इसको ट्यूबुलर रिएक्टर, अगर आइडियल वर्ड इसके साथ यूज़ कर दें तो आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर जो होगा वो होगा आपका प्लग फ्लो रिएक्टर। तो प्लग फ्लो रिएक्टर बोलते हैं या आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर बोलते हैं। तो अब इसमें भी यही सवाल होगा कि हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर कब यूज़ करेंगे। तो इसमें वेरी शॉर्ट रेसिडेंस टाइम, मतलब यहाँ पे रिएक्शन टाइम हमने कहा था कि कम होगा तो इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उससे भी कम होता है, बहुत कम रिएक्शन टाइम होता है, क्यों, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कब यूज़ करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली प्लग फ्लो रिएक्टर है क्या, ये एक ट्यूब होती है, इसमें एक ट्यूब होती है। इसके लिए एक से ज़्यादा भी ट्यूब हो सकती है। एक से ज़्यादा ट्यूब कब होगी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग ये शेल एंड ट्यूब टाइप का अगर रिएक्टर ले लेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा ट्यूब होगी। और अगर एक ही ट्यूब यूज़ करनी है, उसकी मल्टीपल इसकी साइज वो बना दें हम लोग, राउंड घुमा दें, तो लेंथ अगर इंक्रीज़ करनी है तो उसमें ये ट्यूब की लेंथ हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसमें एक ट्यूब होती है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर, और एक से ज़्यादा भी ट्यूब हो सकती है, उसको हम लोग पैरेलल में जो है ना अरेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैरेलल में अरेंज है, एक से ज़्यादा ट्यूब हैं। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो है एक एंड पे इंटर होता है और दूसरे एंड पे निकलता है। तो रिएक्टेंट आपने एक एंड पे इंटर कराया, रिएक्शन हुई, जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे एंड पे निकल जाएगा। हीट कंट्रोल करनी है तो हमें बेसिकली जैकेट यूज़, जैसे एक ट्यूब है तो हम लोग जैकेट यूज़ कर देते हैं, और हॉट फ्लूइड इसमें मतलब जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हॉट या कोल्ड फ्लूइड के इन करेंगे, फिर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह जैसे ये टाइप का रिएक्टर है, मतलब ट्यूबुलर रिएक्टर है, तो ट्यूबुलर रिएक्टर में क्या करेंगे हम लोग, फ्लूइड जो आपके रिएक्टेंट हैं उनको तो हम लोग पास करेंगे यूजुअली ट्यूब्स में, जहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह अगर रिक्वायरमेंट है तो कैटलिस्ट रखा होता है, और जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बाहर दूसरी साइड से ट्यूब से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अगर हमें कंट्रोल करना हो, टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, तो हम लोग जो मतलब हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड जो हम लोग डालेंगे, हीट का ट्रांसफ़र का जो मीडियम होगा वो शेल के थ्रू, शेल में जो होती हैं शेल्स होती हैं, शेल में हम लोग पास करेंगे, तो जिससे ट्यूब के चारों तरफ वो कूलिंग कर देते हैं या हीटिंग कर देंगे जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी जैसे ये आपका टैंक रिएक्टर या मिक्स फ्लो रिएक्टर ऑपरेट करता था किस पे, मिक्स फ्लो रिएक्टर ऑपरेट करता था स्टेडी स्टेट पे। तो ये रिएक्टर भी कैसे ऑपरेट करता है, स्टेडी स्टेट पे ये रिएक्टर भी ऑपरेट करता है। तो इसकी भी खासियत है कि ये स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है इसका भी। और क्या खासियत है इसकी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन की बात करें, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन की बात करें, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन की बात करें, वो हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। देख इसमें क्या था, हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन सेम होती थी, इस रिएक्टर में हर पॉइंट पे कंसंट्रेशंस डिफरेंट होंगे। वो ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली जैसे आपने रिएक्टेंट डाला, इसमें यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुँचा तो कुछ रिएक्शन हो गई, यहाँ पे पहुँचा तो फिर फर्दर रिएक्ट किया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई, बेसिकली रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना, यहाँ पे पहुँचा फिर रिएक्शन तो कंटिन्यूसली कर ही रहा है वो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद द ट्यूब ऑफ रिएक्टर जो है कम होती जाती है। तो मतलब कंसंट्रेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, ये कहने का मतलब है। तो ट्यूबुलर रिएक्टर में कंसंट्रेशन जो है चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे, तो इसलिए कंसंट्रेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट की बात कर दें, लेकिन जैसे यहाँ पे कोई खड़ा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी मतलब जैसे यहाँ पे आपने 100 मोल्स रिएक्टेंट के डाले थे, उस वक्त कंसंट्रेशन 100 मोल्स पर लीटर थी, तो यहाँ पे रिएक्ट हुआ तो मान लीजिए 90 मोल्स पर लीटर हुई, यहाँ पे हुआ तो 80 मोल्स, अगर यहाँ पे जैसे आया तो 70 मोल्स पर लीटर हुए। तो जो भी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे सेम होगी, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन सारे रिएक्टेंट की सेम होगी। लेकिन अलॉन्ग द ट्यूब ऑफ रिएक्टर बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन से डिफरेंट होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन से डिफरेंट होगी। लेकिन अगर इस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो उस पे सारे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेम होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें बात करें कि जो रिएक्टेंट हैं जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं, सारे रिएक्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सारे रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टेंट हम लोग डाल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करते हैं पूरे रिएक्टर में। मतलब जैसे हमने पहला वाला मॉलिक्यूल्स डाला तो अगर वो 10 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट आ रहा है उसके बाद जो आ रहा है वो भी एग्जैक्टली 10 मिनट ही स्पेंड करता है रिएक्टर में। तो ये जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि टाइम स्पेंट बाई ईच रिएक्टेंट इज़ सेम। तो जो टाइम स्पेंड कर रहा है हर एक रिएक्टेंट या हर एक मॉलिक्यूल बोल दें, रिएक्टेंट बेटर वर्ड है, तो मॉलिक्यूल्स का जो आपका टाइम स्पेंड कर रहा है पूरे रिएक्टर में, सारे मॉलिक्यूल सेम है। जबकि इसमें मिक्स फ्लो रिएक्टर में ऐसा केस नहीं था, कुछ मॉलिक्यूल्स तुरंत जैसे रिएक्शन करके तुरंत बाहर आ जा रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने के कुछ देर बाद आ रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत टाइम तक उसके अंदर रह जा रहे थे। तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन यहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर में हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करता है रिएक्टर के अंदर।
उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है हम लोग आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं रख पाते हैं, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। मतलब ये जैसे ये रिएक्टर है तो इसमें मिक्सिंग प्रॉपर कर देते हैं और उसके बाद हीट कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर अगर हमें मेंटेन करना होगा तो हम लोग सेम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन प्लग फ्लो रिएक्टर में जो है हम लोग आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये इसके डिसएडवांटेज कहिए कि अगर बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर हम लोग इसमें करा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसके की वजह से फिर मतलब प्रोडक्ट आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस ना होकर दूसरे प्रोडक्ट हो सकता है कि प्रोड्यूस होने लगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या इसका तीसरा नेक्स्ट निकल के आया कि इसमें ये जो आइसोथर्मल कंडीशंस हम लोग नहीं मेंटेन कर सकते, इसलिए एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं उसको हम लोग इसमें यूजुअली कंडक्ट नहीं कराते। जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हम लोग प्लग फ्लो इसमें मिक्स फ्लो रिएक्शन में कराते हैं। तो अगर जो टाइम की बात करें कि टाइम जो रिएक्शन का टाइम है इसका कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में बात करें तो इसमें बहुत शॉर्ट रेजिडेंस टाइम जो होंगी उनको बहुत कराएंगे और इसमें इनकी कंपैरिजन में इसमें लॉन्ग रेजिडेंस टाइम होगा। वैसे अभी पढ़ते हुए मैंने बताया था कि इसमें शॉर्ट रेजिडेंस टाइम की कराते हैं रिएक्शन, तो वो बैच रिएक्टर से कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन अगर जब इससे आप प्लग फ्लो रिएक्टर की कंपैरिजन करेंगे आप मिक्स रिएक्टर से टाइम के रिस्पेक्ट में कि रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो प्लग फ्लो रिएक्टर में बहुत शॉर्ट रेजिडेंस टाइम की जो रिएक्शंस होती हैं उसको कराते हैं, सेकेंड्स में जो होती हैं बेसिकली। और जो मिक्स फ्लो रिएक्टर में है इसके कंपैरिजन में लॉन्ग रेजिडेंस टाइम जब हमें चाहिए होता है तब हम लोग कराते हैं। इसमें जो है ना प्रेशर कंट्रोल अच्छे से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ट्यूब्स होती हैं तो ट्यूब की लेंथ बेसिकली हम लोग मतलब ट्यूब की थिकनेस इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर वो सस्टेन कर पाएंगे ज़्यादा, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल रखते हुए भी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग इसमें नहीं रखते हैं इसमें, तो मतलब रिएक्टेंट जल्दी जल्दी इंटर होके निकलते रहते हैं। तो इन कंपैरिजन टू इसके मतलब ये प्लग फ्लो मिक्स फ्लो रिएक्टर में इसकी कॉस्ट उस केस में कम आती है जब हम लोग मतलब अगर इसकी ट्यूब की थिकनेस इंक्रीज कर दें, यहाँ पे तो ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका प्लग फ्लो रिएक्टर है वो वर्क करने लगता है एज ए बैच रिएक्टर। अंडर सर्टेन कंडीशन जो प्लग फ्लो रिएक्टर है वो काम करने लगता है बैच रिएक्टर के। एक पॉइंट और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। ये जैसे मिक्सिंग की बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे मिक्स नहीं करेंगे, तो इसमें जो प्लग फ्लो रिएक्टर है तो प्लग फ्लो रिएक्टर में ये जो है जस्ट एक सेकेंड पेज ले लेते हैं। तो जैसे ये रिएक्टर है आपका, ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, इस टाइप का हम लोगों ने बना दिया है। अब इसमें क्या हुए पार्टिकल्स इंटर हुए, यहाँ से पार्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होती गई और प्रोडक्ट जो है ना रिएक्शन करके यहाँ से प्रोडक्ट आउट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से आपने रिएक्टेंट को इन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट आउट हो गया। तो एक्सिस की बात करें तो ये क्या है, ये एक्सियल डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्सियल डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, रेडियस की डायरेक्शन है, तो इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। ये एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सिस के लाइन में हम लोग चल रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन हुआ। ये कौन सी डायरेक्शन हुआ, ये रेडियस की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो ये रेडियल डायरेक्शन हुआ। अब जो पार्टिकल्स हैं जो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाले पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल से मिक्स नहीं करते, वो सेपरेट चलते हैं। जैसे समझा जाए कि अगर रेस हो रही है, मान लीजिए एक ट्रैक है, तो तीन लोग मतलब एक ट्रैक पे एक पैरेलल में खड़े हुए हैं और फिर उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं उसी ट्रैक पे। फिर कंसीडर किया जाए कि और लोग ऐसे खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ये रिएक्टर है तो एक लेंथ इसकी विड्थ है, तो इसी तरह इसको समझा जाए कि एक रोड है, मान लीजिए ये रोड है, यहाँ पे ये मतलब दौड़ हो रही है, तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट लाइन में डिफरेंट लोग खड़े हुए हैं। तो जब ये लोग भागेंगे तो
कब इसमें ये कंडीशन है कि ये वाला जो है ना मिक्स नहीं करेगा इससे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला आगे चला है और ये वाला पीछे चला है, मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। मतलब रेस में तो ये होती है, लेकिन जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्लग फ्लो या आइडियलिटी की बात आती है यहाँ पे, कि जो ये पीछे वाला मॉलिक्यूल है ये इससे मिक्स नहीं होगा। मतलब मिक्स नहीं होगा मतलब ये इसको आगे ऐसा नहीं होगा कि ये आगे चला जाए ये पीछे चला है, ये हमेशा ये आगे ही चलेगा, दूसरा वाला इसके पीछे ही चलेगा। तो हम लोग जो कहते हैं कि एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग ज़ीरो होती है। एक्सियल डायरेक्शन जो है आपकी, एक्सियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ज़ीरो है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। जो एक्सिस के डायरेक्शन में रोड के लेंथ के अराउंड जो भागेंगे वो मिक्सिंग नहीं करेंगे। जो आगे वाले हैं बेसिकली जैसे जॉगिंग नहीं होता है, जॉगिंग समझिए कि जो आगे रहता है वो आगे रहता है, पीछे वाले पीछे, मतलब एक के पीछे एक ऐसे जॉग करते रहते हैं, तो ये जॉगिंग करते हैं बेसिकली समझा जाए। तो रिएक्टेंट जो हैं आपके वो जो एक्सियल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो कभी मिक्स नहीं करेंगे आपस में। लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन की बात की जाए तो ये जैसे सेम कलर इसलिए शो किया है, तो ये वाला यहाँ आ सकता है और ये वाला जो है यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है। तो जो रेडियल डायरेक्शन में होगी, रेडियल डायरेक्शन की बात की जाए तो उसमें जो मिक्सिंग होगी वो इनफाइनाइट मिक्सिंग कहते हैं हम लोग, मतलब हर एक बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है। तो इनफाइनाइट मिक्सिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सिंग उसमें हो रही है। तो क्या देखा, जो एक्सियल डायरेक्शन में है उसमें मिक्सिंग नहीं होगी, ये वाला पार्टिकल इसके साथ मिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला आगे चला जाए ये वाला पीछे चला जाए। लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन में ये वाला यहाँ पे इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है अपनी जगह, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग होगी तो क्या होगी, कंसंट्रेशन सबकी सेम होगी। तो अगर जैसे एक लाइन की बात करें तो ये प्लग फ्लो रिएक्टर में एक लाइन है, मतलब ये लाइन किस में, रेडियल डायरेक्शन में। तो चाहे इस पॉइंट पे आप देखोगे कंसंट्रेशन, चाहे इस पॉइंट पे देखोगे, 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 सभी पॉइंट्स पे कंसंट्रेशन आपके क्या होगी, सेम होगी। और यही अगर लेंथ की बात कर लें अलोंग द आपका एक्सियल डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी, इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन होगी, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन होगी, वो सारी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो उसमें एक ये टर्म यूज़ होता है, उसको ध्यान रखिएगा कि एक्सियल मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो है, मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, ये वाला इससे नहीं मिक्स हो रहा है। और जो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन में इनफाइनाइट मिक्सिंग है, वो मिक्स कर सकते हैं इनफाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइट मिक्सिंग है। तो इसलिए कंसंट्रेशन रेडियल डायरेक्शन में हर जगह सेम होती है और एक्सियल डायरेक्शन में कंसंट्रेशन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। और ऐसा होता क्यों है, हम क्यों मिक्सिंग हम लोग नहीं कह रहे हैं कि ये मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि आइडियल कंडीशन जो होगी, आइडियल कंडीशन में आपका जो रिएक्टेंट होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स सेम टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ये रिएक्टर था, यहाँ से मॉलिक्यूल चला, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और एक इसके पीछे मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको रेड से हम लोग शो करेंगे इसलिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब जैसे ये एकदम बाहर था, अब यहाँ पे उसको निकलना चाहिए था कि एग्जैक्टली निकल जाता, लेकिन क्या हुआ कि मिक्सिंग हो गई, तो ये वाला पीछे चला गया और ये आगे आके निकल गया। तो इसका टाइम कम, इसने टाइम स्पेंड किया और इसका टाइम क्या हो गया, ज़्यादा स्पेंड हो गया। अब क्योंकि अब आया, उसके बाद फिर अब ये हो सकता है कि इसके बाद बाहर फिर आएगा, तो उसके बाद फिर ये मिक्स कर लेगा। तो बेसिकली अगर ये मिक्सिंग हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में अलाउ कर देंगे तो क्या होगा कि टाइम जो स्पेंड कर रहा है हर एक पार्टिकल वो डिफरेंट हो जाएगा। और हम लोग इसमें कह रहे हैं कि जो टाइम स्पेंड कर रहा है हर एक पार्टिकल सेम होना चाहिए, वो आइडियल ये जो प्लग फ्लो रिएक्टर की वो कंडीशन है। तो इसलिए जो है इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो बेसिकली मिक्सिंग होगी तो क्या होगा कि जैसे ये पार्टिकल है जिगजैग डायरेक्शन में मिक्सिंग करने लगा, ये पहले यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो स्पेंड जो टाइम कर रहा है वो पता चलता एक दूसरा पार्टिकल इसके साथ वाला निकल गया, तो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये पार्टिकल्स वो डिफरेंट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी, यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं होती हैं। तो हमें मिक्सिंग जो है इसीलिए एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं होती है, रेडियल डायरेक्शन में मिक्सिंग इनफाइनाइट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हर एक पार्टिकल सेम टाइम स्पेंड करेगा
उसके बाद एक्सियल मिक्सिंग जो है 0 होगी, रेडियल मिक्सिंग इनफाइनाइट होगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के हर एक पॉइंट पे जो है कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। स्टेडी स्टेट में ऑपरेट करता है। ये दोनों जो कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स हैं बेसिकली वो स्टेडी स्टेट में ऑपरेट करते हैं। जो बैच रिएक्टर होता है वो अनस्टेडी स्टेट में रिएक्ट करता है। तो हम लोग अब ये सब पढ़ने के बाद ये जानना चाहेंगे कि प्लग फ्लो रिएक्टर जो है, ये वाले रिएक्टर्स, इनको यूज़ कब करेंगे। तो यूज़ कब करेंगे, ऐसे जैसे हमने पढ़ा कि अगर रिएक्शन टाइम बहुत कम देना होगा हमें तब हम लोग यूज़ करेंगे, तो शॉर्ट रेसिडेंस टाइम के लिए यूज़ करेंगे। और फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, एक रेनॉल्ड नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेनॉल्ड नंबर में क्या होता है कि प्रोफाइल बताता है कि वेलोसिटी कैसे है एक पाइप के अंदर। तो जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं कि इस तरह की प्रोफाइल होती है, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल जो बीच पे होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये लेंथ है आपकी रिएक्टर की। लेकिन जो हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करते हैं तो प्लग फ्लो रिएक्टर में हम लोग ये मानते हैं कि एकदम फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, मतलब जस्ट इस तरह की, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्ट्रेट लाइन होने के लिए रेनॉल्ड नंबर आपका जो है ना वेलोसिटी इनफाइनाइट होनी पड़ेगी। तो मतलब वेलोसिटी बहुत मतलब वो होगी तो रेनॉल्ड नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा उसमें। तो हायर रेनॉल्ड नंबर कहते हैं कि इसको, जब हायर रेनॉल्ड नंबर हो, अगर रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो बहुत हाई रेनॉल्ड नंबर है तब हम लोग यूज़ करते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर। या फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल हो, दूसरा वर्ड जो यूज़ करते हैं, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए हाई रेनॉल्ड नंबर के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि कन्वर्जन इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, बैच रिएक्टर से ज़्यादा होगा, मिक्स फ्लो रिएक्टर से भी ज़्यादा होगा। तो कन्वर्जन जो है इस रिएक्टर का हाईएस्ट होता है। और क्योंकि ये गैस फेस रिएक्शंस के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं इसको हम लोग ज़्यादातर, तो अगर हाई प्रेशर रिएक्शंस हैं तो गैस फेज में ही यूजुअली प्रेशर चेंज होता है, तो हाई प्रेशर रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस क्या हुए, क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब शॉर्ट रेसिडेंस टाइम चाहिए हमको तब यूज़ करेंगे हम लोग, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल चाहिए तब हम लोग यूज़ करेंगे, हाई कन्वर्जन हमें चाहिए तब हम लोग यूज़ करेंगे, और प्रेशर जब ज़्यादा है रिएक्शन सिस्टम का तब हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके बेसिकली शॉर्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जो रिएक्टर है उसमें बस एक ट्यूब है, आपका फ्लो इन हो रहा है पाइप के थ्रू, तो मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसलिए मेंटेनेंस इसका ईजी होगा। और क्योंकि कन्वर्जन इसमें ज़्यादा है तो वॉल्यूम जो अगर देखा जाए, अगर आप 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे तो तीनों रिएक्टर की, अगर बैच रिएक्टर का 1 लीटर लें, प्लग फ्लो रिएक्टर का 1 लीटर लें, एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, इतना छोटा रिएक्टर होता नहीं है, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर का 1 लीटर लेंगे तो जो कन्वर्जन होगा आपका सबसे ज़्यादा प्लग फ्लो रिएक्टर में होता है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली लो ही हो जाएगी क्योंकि हाई प्रोडक्शन रेट है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांटेज भी है और इसको यूज़ भी है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तभी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मिक्स फ्लो रिएक्टर था उसमें भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन सिर्फ बैच रिएक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी सारे केसेस में लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो मेजर डिसएडवांटेज है वो टेम्परेचर कंट्रोल का है। मतलब रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हुई तो आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें हम लोग, तो इसलिए जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसको हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर में कंडक्ट ही नहीं कराते हैं। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ठीक नहीं है, मतलब जहाँ पे रिएक्शंस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और लॉन्ग रेसिडेंस टाइम के भी रिएक्शंस इसमें नहीं कराते हैं, वो मिक्स फ्लो रिएक्टर में कराते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने कॉन्टीन्यूअस फ्लो रिएक्टर के बारे में पढ़ा और सेमी बैच रिएक्टर के बारे में स्टडी की। तो कॉन्टीन्यूअस में 2 टाइप के रिएक्टर बेसिकली हमने देखे, प्लग फ्लो रिएक्टर, CSTR में प्लग फ्लो रिएक्टर देखा हम लोगों ने, और ये कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर में ये CSTR नहीं है, यहाँ पे स्टरिंग नहीं होती है। बेसिकली प्लग फ्लो रिएक्टर में कोई स्टरर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने मिक्स फ्लो रिएक्टर देखा और फिर हम लोगों ने प्लग फ्लो रिएक्टर देखा। तो 2 बेसिकली रिएक्टर देखे हम लोगों ने पढ़ाई इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और जो रिएक्टर्स हैं जैसे फ्लूइड बेड रिएक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर्स को स्टार्ट करेंगे, और टाइम अगर परमिट करेगा तो हम लोग फिर मटेरियल बैलेंस जो बेसिकली हमें परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करनी है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।